दोस्तों, आज का वर्ल्ड ऑर्डर मल्टीपोलर हो चुका है। अमेरिका की अनचैलेंज डोमिनेंस का युग समाप्त हो चुका है। कुछ वर्षों पहले तक इस दुनिया में बस एक ही पोल था, एक ही महाशक्ति थी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। बट फिर धीरे धीरे चाइना, रशिया और भारत जैसे देशों का राइज हुआ। फिर पावर सिर्फ एक ही देश के पास कॉन्सेंट्रेटेड नहीं रह गई, बल्कि ये कई पोल्स में बंट गई। आज रशिया, चाइना, भारत जैसी उभरती हुई शक्तियां ये इंश्योर करती हैं कि केवल अमेरिका ही सारे विश्व को रूल्स डिक्टेट ना करे। बेशक आज भी अमेरिका सुपर पावर है, लेकिन अब वो ग्लोबल हेजेमॉन नहीं रह गया है। धीरे धीरे ग्लोबल आउटकम्स को कंट्रोल करने की उसकी एबिलिटी फीकी पड़ती जा रही है। रशिया, चाइना और भारत जैसे देश पोस्ट वेस्टर्न ऑर्डर को लीड कर रहे हैं। आप जानते होंगे कि रिसेंटली चाइना के टियानजिन शहर में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की 25वीं समिट हुई थी। चाइना, जो कि इस समिट को होस्ट कर रहा था, उसने इस समिट में मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर के विजन को जोर शोर से प्रमोट किया। चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अमेरिका का नाम लिए बिना उसके ऊपर तीखे तंज कसे और कहा कि आज के समय में किसी भी देश के द्वारा दूसरे देशों के ऊपर अपने नियम थोपे नहीं जा सकते। बुलिंग का जमाना बीत चुका है। आज किसी भी देश की मनमानी नहीं चलेगी। जिनपिंग का सीधा इशारा अमेरिका की तरफ था। ये तो होना ही था। अमेरिका की हरकतें ही ऐसी हैं। जैसा कि हम जानते हैं, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा अनेक देशों के ऊपर टैरिफ्स इंपोज करके इकोनॉमिक प्रेशर बनाया जा रहा है। इस प्रकार की पावर पॉलिटिक्स को शी जिनपिंग ने जम के क्रिटिसाइज किया। चाइना के अनुसार इस प्रकार के यूनिलैटरल एक्शंस कोल्ड वॉर मेंटालिटी को दर्शाते हैं और ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा बैक्ड मल्टीलैटरल ट्रेडिंग सिस्टम के विरुद्ध हैं। ऑब्वियसली, जिस प्रकार ट्रंप के टैरिफ्स ग्लोबल ट्रेड को डिस्टर्ब कर रहे हैं, चाइना ये सब क्लियरली अमेरिका को ही सुना रहा था और अमेरिका ने सुना भी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने बौखलाते हुए पोस्ट किया कि चाइना अन्य देशों के साथ मिलकर अमेरिका के खिलाफ साजिश रच रहा है। यानी चाइना अपनी बात जहां पहुंचाना चाहता था, वो बात वहां तक इफेक्टिवली पहुंच गई। अमेरिका ने नोट किया कि किस तरह चाइना इस समिट में ग्लोबल साउथ के देशों को साथ लाने में कामयाब रहा। किस प्रकार यूएस डोमिनेंस को खुली चुनौती देकर चाइना ने खुद को ग्लोबल साउथ के लीडर की तरह पोजीशन करने की कोशिश की। ये बात तो सभी जानते हैं कि चाइना लंबे समय से यूएस लेड वर्ल्ड ऑर्डर को चैलेंज करने की कोशिश कर रहा है। और ये एससीओ समिट में साफ साफ दिखाई दिया। चाइना ने टियानजिन समिट में मल्टीपोलर ग्लोबल ऑर्डर को प्रमोट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसने एससीओ मेंबर स्टेट्स के बीच विभिन्न क्षेत्रों में कोऑपरेशन बढ़ाने की अपील की। एससीओ, जिसका कंबाइंड जीडीपी लगभग $30 ट्रिलियन है, शी जिनपिंग ने एससीओ के इस ह्यूज इकोनॉमिक पोटेंशियल को लेवरेज करने की बात की और ये सब करके एससीओ को G7 जैसे वेस्टर्न लेड इंस्टीट्यूशंस के काउंटरवेट की तरह प्रमोट किया। ये सभी डेवलपमेंट्स मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर के आगमन का संकेत हैं। मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर अब केवल एक इमर्जिंग पॉसिबिलिटी मात्र नहीं है। मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर अब प्रेजेंट रियलिटी है। गए वो जमाने जब वर्ल्ड बाइपोलर या यूनिपोलर हुआ करता था। आज बहुत से देश और देशों के समूह ग्लोबल पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिस्टम में अपना इन्फ्लुएंस रखते हैं। ग्लोबल अफेयर्स अब किसी भी एक देश की मर्जी से निर्धारित नहीं होते हैं। आज के विश्व में तमाम पोल्स के बीच पावर शेयरिंग होती है, जिससे देशों के बीच कभी कोऑपरेशन तो कभी कंपटीशन और कॉन्फ्लिक्ट भी देखने को मिलते हैं। आज देश अपने शेयर इंटरेस्ट्स के बेसिस पर अलायंसेस बना रहे हैं। किसी भी प्रकार के रिजिड आइडियोलॉजिकल ब्लॉक में खुद को सीमित रखने के बजाय वो नए नए कोएलिशंस एक्सप्लोर कर रहे हैं। एक बढ़िया एग्जाम्पल है भारत। भारत क्वाड में अमेरिका के साथ भी एंगेज करता है, वहीं ब्रिक्स और एससीओ में रशिया और चाइना के साथ भी एंगेज करता है। इसी प्रकार कई देश रिजिड ब्लॉक्स में रहने की बजाय अपने इंटरेस्ट के हिसाब से डाइवर्स अलायंसेस को चुन रहे हैं। तभी आज के विश्व में रिलेशनशिप्स का कॉम्प्लेक्स जाल देखने को मिलता है। डिप्लोमेसी बहुत कॉम्प्लेक्स होती जा रही है। आज देश किसी आइडियोलॉजी से ज्यादा स्ट्रेटेजिक नेसेसिटी के कारण साथ आते हैं। तभी आपने नोट किया होगा कि आज सऊदी अरेबिया, यूएई, ओमान जैसे इस्लामिक देश भी पाकिस्तान के बजाय भारत के साथ संबंध मजबूत कर रहे हैं, बिकॉज उनकी स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशंस में भारत पाकिस्तान से ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक अन्य उदाहरण में टर्की की बात करें तो टर्की एक नेटो देश है, लेकिन इसके बावजूद वो रशिया से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम जैसे डिफेंस इक्विपमेंट खरीदता है। तो कलेक्टिव सिक्योरिटी गारंटी के लिए टर्की अमेरिका लेड नेटो का भी हिस्सा है।
वहीं जिस देश को कंटेन करने के लिए नेटो बनाया गया था, अपनी डिफेंस नीड्स को पूरा करने के लिए टर्की उसी देश से हथियार भी खरीद रहा है। तो देखा आपने, इसी प्रकार के डाइवर्स और कॉम्प्लेक्स टाइज आज की रियलिटी हैं। एक और रियलिटी ये है कि एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में इमर्जिंग इकोनॉमीज अब धीरे धीरे प्रोमिनेंस गेन कर रही हैं और ग्लोबल गवर्नेंस में अपने इंटरेस्ट को एडवोकेट कर रही हैं। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में ग्लोबल साउथ देशों का रोल बढ़ता जा रहा है, उनकी वॉइस स्ट्रांग होती जा रही है। G20 में अफ्रीकन यूनियन का इंक्लूजन इसका एक उदाहरण है। ये ग्लोबल सिस्टम के और ज्यादा इंक्लूसिव होने का संकेत है। जाहिर है ये शिफ्ट वेस्टर्न देशों को पसंद नहीं आ रहा है। राइजिंग पावर्स के इकोनॉमिक रीअलाइनमेंट्स वेस्टर्न देशों के इंटरवेंशंस को लिमिट करते जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि कैसे वेस्टर्न देशों ने रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाए, बट भारत और चाइना की मदद से रशिया ने सैंक्शंस के इम्पैक्ट को मिटिगेट कर दिया। रशिया को आइसोलेट करने का वेस्ट का प्लान सफल नहीं हो पाया। रीसेंट SCO समिट में ही देख लीजिए। इस समिट में रशिया, चाइना और भारत ने किस प्रकार आपस में यूनिटी का स्ट्रांग मैसेज सेंड किया। इन तीनों सॉवरेन देशों के हेड्स की साथ में तस्वीर चर्चा का विषय बनी रही। रशिया, भारत और चाइना साथ मिलकर RIC ट्रायंगल बनाते हैं। ये तीनों साथ आ जाएं तो यूरो सेंट्रिक और यूरो अटलांटिक ऑर्डर का ऑल्टरनेटिव प्रदान कर सकते हैं। यही वजह है कि वेस्टर्न देशों को SCO का रिवाइवल कांटे की तरह चुभ रहा है। एशिया में हो रहे जियोपॉलिटिकल रिकॉन्फिगरेशन को लेकर वेस्टर्न देश काफी नर्वस हैं। और यदि देखा जाए तो अपनी इस दशा के लिए वेस्ट खुद ही जिम्मेदार है। समझते हैं कैसे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद वर्ल्ड बाइपोलर था। अमेरिका और सोवियत यूनियन दो पोल्स थे। ग्लोबल डोमिनेंस को लेकर दोनों के बीच लंबे समय तक कोल्ड वॉर चला। 1991 में सोवियत यूनियन टूट गया और कोल्ड वॉर का अंत हुआ। इसके बाद दुनिया में पार का बस एक ही सेंटर था, अमेरिका। विश्व पर अमेरिका की हेजिमनी थी और अमेरिका ही अपने इंटरेस्ट के हिसाब से ग्लोबल नॉर्म्स को डिक्टेट करता था। बिना रोक टोक के अमेरिका ने अपनी मर्जी के अनुसार यूनाइटेड नेशंस और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जैसे ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस को शेप किया और अपनी स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशंस के हिसाब से नेटो को एक्सपैंड किया। इराक, लिबिया, अफगानिस्तान, US जहां चाहता था वहां इंटरवेंशन करता था। US को चैलेंज करने वाला कोई नहीं था, वही सोल सुपर पावर था। फिर खराब इकोनॉमिक पॉलिसीज के कारण आई 2008 की ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस ने US की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठाए। इंटरनल वीकनेसेस और वॉर प्रॉफिटियरिंग के खेल के कारण अमेरिका की रेपुटेशन गिरने लगी। लंबे समय तक वॉर्स में उलझे रहने के कारण अमेरिका का ध्यान भटका रहा और इससे रशिया को रिसर्जेंस और चाइना को टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स करने की अपॉर्चुनिटी मिली। चाइना बहुत तेजी से आगे बढ़ा। उसने 2013 में अपना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव लॉन्च किया और BRI के तहत 150 से ज्यादा देशों में ओवर $1 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट किया। इसके जरिए चाइना ने देशों को लोन बांटकर डिपेंडेंसी क्रिएट की और इस प्रकार एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाया। इकोनॉमिक इंसेंटिव्स के जरिए चाइना ने बड़ी ही चालाकी से कई देशों के साथ पार्टनरशिप्स बिल्ड की और उन्हें अपनी करेंसी युआन में ट्रेड करने के लिए प्रोत्साहित किया। आज 40 से ज्यादा देश युआन में ट्रेड कर रहे हैं। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक और न्यू डेवलपमेंट बैंक जैसे इंस्टीट्यूशंस कई देशों को फंडिंग प्रोवाइड करके अमेरिका द्वारा डोमिनेटेड IMF और वर्ल्ड बैंक के ऑल्टरनेटिव की तरह राइज कर रहे हैं। साथ ही रशिया और चाइना डी-डॉलराइजेशन के ट्रेंड को भी पुश कर रहे हैं। इस प्रकार US के पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस को जबरदस्त पुशबैक मिल रहा है। US की हाई हैंडेडनेस भारत और चाइना जैसे रीजनल राइवल्स को भी एकजुट कर रही है। रशिया और चाइना भी अपने बॉर्डर डिस्प्यूट्स भूलकर साथ आ चुके हैं। खराब पॉलिसीज और एरोगेंस के अलावा मिलिट्री ओवर एक्सटेंशन भी US के लिए एक बर्डन बन चुका है। अमेरिका ने 80 से ज्यादा देशों में 750 से ज्यादा मिलिट्री बेसेस बना रखे हैं। इन्हें मेंटेन करने में बहुत ज्यादा खर्चा आता है। इतिहास बताता है कि इस तरह का ओवरस्ट्रेच बजट को स्ट्रेन करता है और डिक्लाइन का कारण बनता है। वैसे भी इतने सब तामझाम का क्या फायदा जब आप एडवर्सरीज और चैलेंजेस के राइज को ही रोक न पाओ। नए पोल्स इमर्ज हो गए, आपने क्या कर लिया? और तो और दुनिया भर के एडवांस वेपन्स और मेहमत बजट का क्या फायदा अगर सलवार और चप्पल पहने फाइटर्स ही आपको खदेड़ दें। आपको ऐसे बेतहाशा भागना पड़े कि जिनसे लड़ रहे थे उन्हीं के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स के हथियार छोड़कर भाग जाओ। ये कोई अच्छी बात है क्या? सुपर पावर्स तो ऐसे बिहेव नहीं करती हैं।
2021 में अफगानिस्तान से यूएस जैसे भागा, उससे दुनिया भर में उसका मजाक बना। फिर रशिया 2014 में क्रीमिया को कब्जा लेता है, 2022 में यूक्रेन की और टेरिटरी कब्जा लेता है। क्या कर लिया अमेरिका ने? अलास्का बुला के पुतिन का स्वागत और कर लिया। क्लियरली यूरोप जो कि एक डिक्लाइनिंग पोल है और अमेरिका जो कि डिक्लाइनिंग सुपर पावर है, ये पूरी तरह से रशिया को रोकने में विफल रहे हैं। न रशिया को रोक पाए और न ही चाइना को। इस प्रकार वर्ल्ड बायपोलर से यूनिपोलर और फिर अब मल्टीपोलर हो गया। अपनी अनरिलायबिलिटी के कारण अमेरिका ने बहुत से देशों को एलियनेट किया है। अभी रीसेंट एग्जाम्पल देखें तो अमेरिका के द्वारा भारत को बुली करने की नाकाम कोशिश की जा रही है। ये पॉलिसी बहुत बुरी तरह से बैकफायर हो रही है। इस पॉलिसी ब्लंडर से अमेरिका वर्षों की मेहनत पर पानी फेरते हुए भारत को एलियनेट कर रहा है। इसके परिणाम स्वरूप भारत चाइना के साथ अपने टाइज इंप्रूव कर रहा है। शी जिनपिंग ने यूएस इंडिया टेंशन्स का लाभ उठाया, चाइना को यूएस के एक स्टेबल ऑल्टरनेटिव की तरह पोजीशन किया। इस मौके को बिल्कुल भी जाने नहीं दिया। उन्होंने भारत के साथ अपनी टेंशन्स को रिड्यूस करके अमेरिका की मुश्किलें बढ़ा दी। सही दांव खेलकर शी जिनपिंग ने इंडो पैसिफिक में अमेरिका की स्ट्रेटजी को कॉम्प्लिकेट कर दिया। अमेरिका भारत को चाइना के काउंटरवेट की तरह इस्तेमाल करना चाहता है, बट भारत को मिसट्रीट करके ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने भारत को पार्टनर बनाने का मौका थाली में सजाकर चाइना को दे दिया, जिसे चाइना ने दोनों हाथों से ग्रैब किया। अब अमेरिका जितना भारत को एलियनेट करेगा, भारत उतना चाइना के नजदीक आएगा और क्वाड की इफेक्टिवनेस उतनी कम होती जाएगी, विच मीन्स इंडो पैसिफिक में चाइना की असर्टिवनेस बढ़ती जाएगी। 2017 में ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप से पुल आउट करके ऑलरेडी अमेरिका ग्लोबल साउथ में इन्वेस्ट करने की अपॉर्चुनिटी गंवा चुका है, जिस वॉइड को फिर चाइना ने तेजी से फिल कर दिया था। अभी फिर अमेरिका पीटर नवारो जैसे इल इन्फॉर्म्ड एडवाइजर्स की वजह से पुअर इकोनॉमिक डिसीजंस ले रहा है। अमेरिका अपने इनकॉम्पिटेंट लीडर्स की वजह से आगे बढ़ने की बजाय पीछे जा रहा है। पुअर डिसीजन मेकिंग की वजह से अमेरिका खुद अपनी पोजीशन को कमजोर कर रहा है और अपने राइवल्स की पोजीशन को मजबूत कर रहा है। अमेरिका की नेशनल डेट आसमान छू रही है, $37 ट्रिलियन क्रॉस कर चुकी है और उसके इकोनॉमिक मॉडल की वल्नरेबिलिटीज खुलकर सामने आ रही हैं। चाइना मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट्स के बाद अब टेक्नोलॉजी में भी अमेरिका को पीछे छोड़ता जा रहा है। पेरिस क्लाइमेट ट्रीटी और ईरान न्यूक्लियर डील से पुल आउट करने से यूएस की सॉफ्ट पावर इरोड हुई है। एक तरह से इसको यूएस के अपने ग्लोबल लीडरशिप के रोल से रिट्रीट की तरह देखा जा रहा है। अपने नेटो पार्टनर्स को फ्रीलोडर्स कहकर और रशिया की तरफ टिल्ट होकर ट्रंप ने यूरोप को भी एलियनेट कर लिया है। फ्रांस और जर्मनी जैसे देश अब यूरोपियन स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात करने लगे हैं। सारी दुनिया ने देखा कि किस प्रकार अमेरिका इजराइल हमास और रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट को रोकने में नाकाम साबित हुआ है। व्हाइट हाउस चाहे कितना भी झूठा प्रचार कर ले, बट सच यही है कि अमेरिका तमाम कोशिशों के बावजूद इन दो बड़े वॉर्स में अब तक पीस ब्रोकर नहीं करवा पाया है। फॉरेन पॉलिसी ब्लंडर्स और डोमेस्टिक चैलेंजेस से जूझ रहे अमेरिका की वीक गवर्नेंस सबके सामने आती जा रही है। इससे अमेरिका की ग्लोबल इमेज को झटका लग रहा है। गन वायलेंस जैसी सोशल क्राइसिस, मेंटल इलनेस के केसेस में बढ़ोतरी, क्रम्बलिंग हेल्थ केयर सिस्टम, ग्लेयरिंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, ये सब लीडरशिप की डोमेस्टिक नेग्लेक्ट को दर्शाते हैं। इस प्रकार के सेल्फ इन्फ्लिक्टेड डैमेजेस ने ही अमेरिका के यूनिपोलर स्टेटस को इरोड किया है। कुछ ही वर्षों में चाइना यूएस को जीडीपी में भी पीछे छोड़ देगा। रशिया यूरेशिया में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा ही रहा है। भारत यूएस के प्रेशर के आगे न झुककर स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का पाथ फॉलो कर रहा है और ये तीनों देश साथ मिलकर एक नए और कॉम्प्लेक्स ग्लोबल ऑर्डर की नींव रख रहे हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि आज का अमेरिका प्रेजेंट रियलिटीज को एक्नॉलेज ही नहीं करना चाहता है। वो पास्ट की ग्लोरी के भुलावे में जी रहा है और अपने ही द्वारा फैलाए गए ग्रेटनेस के फॉल्स नैरेटिव को सच मान बैठा है। जब रियलिटी को एक्नॉलेज ही नहीं करोगे तो अडेप्ट कैसे करोगे? रियलिटी यही है कि यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर का चैप्टर क्लोज हो चुका है एंड मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर इज हियर।